नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश और देश के दिल यानी मध्य प्रदेश का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सियासी दल एक के बाद एक पैंतरेबाज रहे हैं। जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उनसे बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। वैसे बीते चुनावों के मुकाबले अब की बार का लोकसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात की ही तरह मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में लोकसभा का चुनावी दंगल पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। अगर आपका ये दावा खोखला नहीं है तो निश्चित तौर पर चुनावी जंग दिलचस्प रहेगी और आपके मैदान में होने से अगर किसी दल की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी तो वो शायद कांग्रेस होगी, क्योंकि देश की राजनीति के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। अब ऐसे में आप भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है तो जनता का मन बदल भी सकता है। यही वजह है कि अब कांग्रेस देश की राजनीति के साथ ही तमाम राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। हालांकि यह और बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता इसे चुनावी लड़ाई न बताते हुए जनता को समस्याओं से निजात दिलाने वाला आंदोलन बता रहे हैं। खैर, भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है उसकी राह में कितने रोड़े हैं, वहीं इस वक्त मध्य प्रदेश से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितनी मजबूती देगी। राहुल के हुंकार से क्या हाथ की ताकत बढ़ेगी। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर अब इंदौर में प्रेस वार्ता कर जो पंच जड़े हैं वो कितने पावरफुल हैं। आज जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे पर तो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को उज्जैन में होगी, जहां राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने प्रदेश में छठे दिन में रफ्तार भरी इंदौर में। साथ ही राहुल गांधी ने यहां एक प्रेस वार्ता भी की जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप चढ़ते हुए कहा कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए सत्ताधारी दल हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन इसका उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो रहा है। खैर, राहुल जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है या दम बीजेपी के दावों और आरोपों में है। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। छठे दिन राहुल गांधी ने इंदौर में भरी हुंकार। बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बड़ा सवाल, राहुल का पंच आखिर कितना पावरफुल। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा मध्य प्रदेश में अब उज्जैन की ओर बढ़ चली है। मंगलवार को राहुल गांधी बाबा महाकाल के दरबार में होंगे, लेकिन इसके पहले सोमवार को वह बीजेपी पर न सिर्फ जमकर बरसे बल्कि सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप भी उन्होंने जड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी उनकी इमेज को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये उनके लिए फायदेमंद रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हैं तो निजी हमले होंगे। अगर उन पर ये हमले हो रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वे सही काम कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि वे धीरे धीरे संघ और भाजपा की सोच को अच्छे से समझने लगे हैं। मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझने लगा हूं। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अगर आगे बढ़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक है। राहुल ने इसके अलावा किसान, इंडस्ट्री समेत और भी कई मुद्दों पर बात करते हुए सरकार पर हमला बोला।
जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी शुरू से ही जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। जो भारत जोड़ो नहीं, बहुत साफ तौर पर अब तो स्पष्ट हो गया है कि एकदम भारत तोड़ो यात्रा ही उसको कहा जा सकता है। राहुल गांधी जी, आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आप इस मध्य प्रदेश के अंदर आए थे और आपने कहा था कि हम किसानों का कानून, किसानों का कर्जा माफ से लेकर के बेरोजगारों को भत्ता देने का काम करेंगे। इतना झूठ बोल करके भ्रम और छल कपट के आधार पर कोई सरकार बनी। बीजेपी न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा बल्कि राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी कांग्रेस पर लगातार आक्रामक है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी तमाम बातों को पीछे छोड़ भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हुंकार भरने के साथ ही एक के बाद एक नए नए पंच दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में ये देखना होगा कि राहुल के ये पंच मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में कांग्रेस के लिए क्या पावरफुल भी साबित होंगे या स्थिति जस की तस ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी नेता धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं, आप प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए आप लोग करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। यही करोड़ों रुपए और किसी विकास में लगाते, अन्य मुद्दों पे लगाते, दूसरे बातों पे लगाते तो शायद आपका इतना पैसा जाया नहीं जाता। निकले थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। यात्रा में जिन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए, जिन बिंदुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, राहुल गांधी जी उस पे इतर विवादित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कभी संघ के खिलाफ तीर चलाते हैं, कभी सावरकर जी पर अटैक करते हैं। पूरा महाराष्ट्र उनका विरोधी हो गया इस बयान के कारण से। देखिए त्रिपाठी साहब, बड़ी सीधी सरल सी बात है। हर यात्रा से राजनीतिक दल को लाभ होता है, नेता को लाभ होता है। ठीक वैसे ही जैसे शहद के छत्ते से शहद निकालना लाभदायक काम है, पर उसका एक तरीका होता है, वरना शहद की के छत्ते की सारी मधुमक्खियां अटैक कर देती हैं, वे कुपित हो सकती हैं। और राहुल गांधी जी तो इतनी महान है कि वो तो शहद निकालने के लिए ततैया और बरैया के छत्ते में हाथ डाल देते कि शायद यहाँ कुछ मिलेगा। अब इस नासमझी पर मैं क्या कहूँ, गलती खुद करते हैं। आप मतलब ततैया है, माने भारतीय जनता पार्टी ततैया है क्या? नहीं, जिन बिंदुओं पर, जिन मुद्दों पर जनता को अच्छा नहीं लगता, शोभनीय नहीं लगता, हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज को, हिंदुस्तान के आम जन को, उस पर, उन मुद्दों पर बेफिजूल की टिप्पणी करना, वो ततैया के छत्ते में हाथ डालना है। और हमारी छवि खराब कर रहे हैं आप खुद। ये फिजूल का आरोप लगाकर कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। गलतियां आप करके आप फिर चर्चा का विषय बन जाते हैं। आप अपरिपक्व राजनेता के तौर पर जनता की नजर में आते हैं। हमारा कहाँ दोष है बताइए जी। चलिए हम और मुद्दों पे जो राहुल जी ने बात की उसमें बाद में बात करेंगे। इसमें मिथुन अहिरवार जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मिथुन जी, हजारों करोड़ रुपए थोड़ी खर्च करे होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया भाई वो भी पार्टी है, वो कुछ न कुछ तो करेगी। अब आप आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम जनता से कहे कि बीजेपी मेरी छवि खराब कर रही, तो छवि खराब कर रही तो एक दूसरे पे राहुल जी भी तो मोदी जी की छवि खराब करते हैं। देखिए, मेरा एक निवेदन है, अपना जवाब शुरू करने से पहले यदि आप 5 सेकंड दे दें तो मैं कुछ सुनाना चाहूँगा दर्शकों को, देखें कितना पता है। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं जी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि आज तक जनता ने केवल इतना ही सुना होगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अरबों रुपए खर्च कर करके भारतीय जनता पार्टी ने इस क्लिप को कटवा करके चलवाया और उनके मन में ये भी दुख था कि एक मीडिया का एक बड़ा तबका जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी तरीके से दबाव डाल रही है, उन्होंने भी इसे क्रॉस वेरीफाई करना सही नहीं समझा। उसके मुकाबले यदि नरेंद्र मोदी जी की बात आप देखें तो कहीं वो उनको लगता है कि साहब वो बादल से राडार छुप जाती है। 1996 में इंटरनेट मध्य देश में शुरू हुआ BSNL के जरिए, तो उन्होंने साहब वो 1989 में अडवाणी जी का फोटो भेज दिया था डिजिटल कैमरे से खींच करके, जो कि उस समय हुआ नहीं था।
और वो संत कबीर जी और गुरु नानक साहब एक साथ बैठ करके चर्चा करते थे। ऐसे कई उदाहरण जो उन्होंने आधे अधूरे नहीं, पूरे कन्विक्शन के साथ बोले। यदि इन बातों को भी अरबों रुपए खर्च करके कांग्रेस पार्टी लग जाती लोगों के बीच वायरल कराने में, तो उनकी भी कुछ एक छवि होती। फिर भी उन्होंने ये बात कही कि उनकी छवि भी सामने आ रही है, मेरी छवि भी सामने आ रही है। राहुल गांधी जो कि मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं, जो कि हार्वर्ड जैसे, ट्रिनिटी जैसे कॉलेजेस से पढ़े हैं, दून स्कूल, सेंट स्टीफेंस जैसे जगहों से पढ़े, प्रतिष्ठित संस्थाओं से पढ़े हैं, समझ जो उनकी संविधान की समझ, उनकी धर्मों की समझ, हर तरीके की जो समझ है, इस देश की जो समझ है, और इस देश में जिस समय धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, रीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को बांटने के साथ साथ देश में जिस तरीके की टूट हो रही है, लोगों के बीच भी टूट, और इनकी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टूट है, जैसे कि आप देखें कि यदि भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में यदि नारियल सड़क पर फोड़ा जाता है तो नारियल नहीं टूटता, सड़क टूट जाती है। वंदे भारत ट्रेन जो गाय से टकराती है तो गाय को कुछ नहीं होता, ट्रेन टूट जाती है। 140 साल से खड़ा हुआ मोरबी का पुल टूट जाता है। इन सब बातों को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी की एक छवि बनाई है 2010 के बाद से, जब अन्ना आंदोलन शुरू आपको हुआ। किसने रोका है? आप भी बनाते। देखिए त्रिपाठी साहब, यही शायद हमारी गलती है कि 2010 में जो आज़ादी मीडिया को मिलनी चाहिए थी वो कांग्रेस पार्टी ने दी। आईएनबी मिनिस्टर मनीष तिवारी जी हुआ करते थे, उन्होंने किसी चैनल को फ़ोन करके धमकाया नहीं कि अन्ना का आंदोलन आप मत दिखाइए। हमारा मानना रहा कि लोकतंत्र में आपको हर एक आवाज़ को स्थान देना चाहिए। शायद आज जब किसानों का आंदोलन हुआ तो वैसा कवरेज ज़्यादातर उन संस्थानों ने नहीं दिया जो मोदी सरकार के दबाव में चल रहे हैं। 2009 में जब राहुल गांधी जी की ऐसी छवि नहीं बनाई थी तो उन्हीं का चेहरा सामने रख करके उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभा की सीटें हम लोग जीते थे। 2010 के बाद से ये जो डिक्लाइन हुआ है, 2014 तक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बड़े तबके, यहाँ आप जैसे प्रतिष्ठित चैनलों और पत्रकारों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह से ये बताया गया साहब राहुल गांधी पप्पू है, वो देखो आलू से सोना निकाल रहा है। उसकी भी सच्चाई शायद हमने भी काउंटर में कुछ कमी छोड़ी, हमें भी शायद उस तरीके से, लेकिन हमने वही सोचा कि देश के जो संसाधन है वो जनता के विकास में खर्च होना चाहिए। इन्होंने सोचा कि राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने में खर्च होना चाहिए। और इस सबको मिलाकर के भी 2019 का लोकसभा परिणाम आप देख लीजिए, 11 करोड़ 12 करोड़ कुछ वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और 23 करोड़ के करीब भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। आधे भी नहीं मिले आपको? जी, आधे भी नहीं मिले आपको? नहीं, हमारा जो वोट प्रतिशत था 19.5 था, इनका 37% था। तो देश के लोगों ने जो निर्णय दिया उसको तो हमने स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़े जो चैलेंजर हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने वो राहुल गांधी जी हैं। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आतंकित रहती है, लोगों के मन में डालना चाहते हैं कि साहब हम भाजपा को तो बदलना चाहते हैं लेकिन हम राहुल गांधी को वोट कैसे दे दें। इस छवि को जो बनाया गया है उसको हम लोग भली भांति समझते हैं, राहुल जी भली भांति समझते हैं। और आज जो यात्रा वो चल रहे हैं तो आप देखिए उनकी छवि में और ज्यादा डेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। वो मानसिक रूप से, शारीरिक तौर से दिल उनका मजबूत है, दिमाग मजबूत है, शरीर मजबूत है, और उनकी जो सोच है इस देश को जोड़ने वाली, इस बात को स्थापित करने में वो कायम हो रहे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके साथ जुट रहे हैं और आने वाले समय में जन आंदोलन तो मोदी जी भी मजबूत है साहब जी। मानसिक और शारीरिक रूप से तो मोदी जी भी मजबूत है। देखिए, अब देखिए किसी की उम्र पे और शरीर पर तो मैं टिप्पणी करता नहीं हूं, जी। लेकिन मोदी जी से अगर मीडिया का जो 24 घंटे दिखाने वाला जो उनका एक नेटवर्क है यदि वो हटा दिया जाए कि मोदी जी ने साहब यूं भी हाथ कर दिया तो देखिए क्या कमाल हाथ किया है साहब, 2-2 घंटे उसको दिखाया जाता है। उनका रेडियो खोलिए तो साहब वो रेडियो पे मन की बात करते आते हैं, इंटरनेट खोलिए तो उसके विज्ञापन आते हैं, वायरल कराया जाता है हर चीज को। अगर उनसे मीडिया को 24 घंटे का अटेंशन यदि छीन लिया जाए तो मोदी जी इतने बड़े नेता नहीं। यदि वो होते तो पहले वो विधायक बनते, बाद में मुख्यमंत्री बनते। उनको मुख्यमंत्री पहले बनाया गया, उनका मोडेस ऑपरेंडी यही रहा, बाद में विधायक बने और मीडिया को उन्होंने 24 घंटे अपनी उस एक सेवा में, यहाँ मीडिया का बार मैं यही कहूंगा वो 90% मीडिया जो कि दबाव में झुका हुआ है वो राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने में जिम्मेदार है। मोदी जी की छवि सुधारने में उनका एक बड़ा लंबा हो गया। मिथुन जी, देश के प्रधानमंत्री हैं तो दिखेंगे। देखिए सैयद जी क्या कहते हैं। सैयद जी, आज बहुत कुछ बातें कही राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदौर में, जिसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने खुलकर ये कहा कि हमारी छवि बिगाड़ने के लिए शुरू में पप्पू है, यालू है, आलू से सोना निकलेगा, सब तो चल रहा था। अभी मिथुन जी ने दिखाया कि किस तरह से उनको बदनाम करने का प्रयास किया। आप कितना सहमत हैं कि राहुल जी को कितना बदनाम कर रही बीजेपी? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए तो उस पर ज्यादा ध्यान देती, वो काम सही से करती तो जनता का ज्यादा भला होता। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा विपक्ष के ऊपर इसी तरह की कटाक्ष करती, इसी तरह की बात करती और एक कैरेक्टर एसिनेशन जैसा एक होता है। पहले अंग्रेज भी ऐसा किया करते थे, जब कोई हीरो बनता था या कोई बड़ा बनकर निकलता था तो उसको वो लोग खत्म करने की कोशिश करते थे। तो यही जो है बीजेपी ने भी किया है
और बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि कैसे जो है इस झूठ बोल ज्यादा दिन चलता नहीं, झूठ खराब है। एक मिनट, मेरी कुछ फोन कॉल आ रही है, मेरे एक मिनट जी। चलिए तकी साहब, मैं आपके पास आता हूँ फिर में। अग्निहोत्री जी, बातें तो और बहुत सारी आई हैं, उस पर अब अगला सवाल होगा, लेकिन क्या किसी की छवि खराब करने से खराब हो जाती है? वो कह भी रहे हैं कि मेरे साथ सच्चाई है, करते रहो, मुझे और ताकत मिल रही। त्रिपाठी जी, दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ जनतांत्रिक सरकारें चलती है, वहाँ जो पार्टी सिस्टम है तो वो सत्ता में आने के लिए होता है। कोई भी पार्टी सत्ता में आने के लिए काम करती है अपने जनता के बीच में। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो पॉलिटिकल पार्टी तो होती ही इसीलिए है कि हमारी छवि बेहतर हो और दूसरे विरोधी पक्ष की छवि खराब हो जी। तो ये तो बड़ा नेचुरल प्रोसेस है लोकतंत्र में कि जब दो पार्टियां हैं तो एक दूसरे के तारीफ़ करने के लिए तो नहीं बैठी। हाँ, अच्छा काम हो तो उनको तारीफ़ करना चाहिए, जो कि ऐसा सिस्टम अपने यहाँ डेवलप नहीं हुआ भारत में कम से कम जी। तो छवि खराब करने की जहाँ तक प्रयास है और उससे जो लाभ हुआ है, वो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे तो बड़ा लाभ हुआ है, तो बदनाम होने में भी एक नाम तो जुड़ा होता है, ऐसा नहीं है। जो उनकी छवि एक नॉन सीरियस नेता के तौर पर जो है प्रस्तुत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी। तो देखने में आता है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित उससे हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे, दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। लेकिन 2024 में इस सब का क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी। और जो आरोप जो राहुल गांधी जी ने लगाए हैं मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी को, वो कह रहे हैं कि आरएसएस को और संघ को मैंने बड़े अच्छे से समझ लिया है, इनके मॉडल्स ऑपरेंटी मैंने बहुत अच्छे समझ लिए। तो इतना ज़्यादा समय क्यों लगा राहुल जी को समझने में, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारा साहित्य और बहुत सारा फिल्में जो हैं वो मौजूद हैं उनके कामकाज की और उनके काम करने के तरीके की, जो आरएसएस और बीजेपी जो काम करती है। तो इतना समय क्यों लगा, ये थोड़ा सा एक प्रश्न उपस्थित होता है राहुल जी के सामने। जी जी। तकी साहब, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी। हमारा सवाल यह है कि राहुल जी अगर मजबूत होते हैं तो आपके लिए दिक्कत है? देखिए, आम आदमी पार्टी का मुकाबला ना भारतीय जनता पार्टी से ना कांग्रेस से, हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से ही है। जिस तरह हम लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष करते आए हैं, बढ़ते आए हैं, हमने जो स्टैंडर्ड स्थापित किए, हम जिस तरह जीते पंजाब में और हम जिस तरह जीते दिल्ली में लगातार, तो हमारे कुछ रहती कि अगले स्टेट में कि जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में जीते, क्या उससे ज्यादा सीटें पा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी में 2013 में हमने पहली बार 28 सीटें मिली थी, फिर हमने कोशिश की कि 28 से ऊपर हम जा सकते हैं, हमें 67 सीटें मिली। फिर हमने कोशिश की कि 2020 में हम उसको जीत को रिपीट कर सकते हैं या कितनी सीटें रिटेन करने में कामयाब होते हैं। तो हमने 62 सीटें रिटेन करी। वही पंजाब में हम पहली बार में जो है 20 सीटें जीते थे, फिर 92 सीटें जीते। तो हम सोच रहे हैं गुजरात में कि हम गुजरात में पंजाब से या दिल्ली से अच्छा कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी कंपटीशन, आम आदमी पार्टी से जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं वो बहुत हाई है, हम उसको ही रिपीट करना चाहते हैं। और रही बात बीजेपी कांग्रेस की, तो ये अलग अलग तरह से इनका काम करने का तरीका है, ये अपनी तरह से काम कर रहे हैं। हमारा गोल, हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम भारत को विश्व का सबसे नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। जी। हम चाहते हैं कि हम फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से तकी साहब, जहां आप जीते वहां की तो बात करते हैं, लेकिन जहां सुपड़ा साफ हो गया, उत्तराखंड में आप सरकार बन रहे थे, एक भी विधायक नहीं जीता, उत्तर प्रदेश में भी लड़े, वहां आप ज्यादातर लोग जमानत जब्त हो गई, वहां की आप क्यों चर्चा नहीं करते? देखिए, हार और जीत दोनों जीवन का एक हिस्सा है। हम कहीं हारे नहीं, सब जगह जीते हैं। कहीं हमारी सीटें आई, कहीं हमें वोट मिले, कहीं हमारी स्वीकृति हुई, कहीं हमारा संगठन बना। तो हम तो कहते नहीं कभी हम हारे, हम हमेशा जीते हैं, हमेशा आगे बढ़े हैं। पार्टी पहली बार से दूसरी बार में और मजबूत हुई है, हमारा कैडर और खड़ा हुआ है और मजबूती से अंदर गहराई में गए हैं। तो हम हारते ही नहीं, हमेशा जीतते हैं और हमेशा जीतते हैं, हमेशा जीतते रहेंगे। हम कई यहाँ राज्यों में जीते हैं, हम चंडीगढ़ में भी जीते थे, मेयर का आपने देखा था, वहां जीते हम जो है यही मध्य प्रदेश यहाँ बात कर रहे हैं, वहां जीते हैं। हमारी चेयरमैन है रानी अग्रवाल जी, वहां से सिंगरौली से, जो सबसे ज्यादा सेकेंड रिचेस्ट वो है, चेयरमैनशिप है वहां पे। तो आम आदमी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में हो, तकी साहब आप जीते हैं, गुजरात का रिजल्ट आएगा तो खैर देखेंगे, लेकिन आप यह सहमत हैं क्या कि बीजेपी ने राहुल जी की इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका जग जाहिर है, सबको पता है वो क्या करते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ये सबने देखा है। लेकिन अगर आप इस तरह के वातावरण में हैं तो आप शिकायत करने से बेहतर है कि उससे निकलने का रास्ता देखें, उससे लड़ें और कामयाब हों। शिकायत अब नर्सरी केजी में आप नहीं है या आप जूनियर क्लासरूम में नहीं, आप शिकायतें लेके जाएंगे। आप एक वक्त सब दुनिया देश की सबसे पुरानी पार्टी से हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपके पास बहुत अच्छे राय देने वाले लोग हैं, वो लोग आपको राय क्यों नहीं दे पा रहे हैं या आप उनकी राय सुन नहीं पा रहे हैं? क्या वजह है? कांग्रेस कोई आज की पार्टी तो नहीं, आम आदमी पार्टी तो 10 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस तो आजादी से पुरानी पार्टी, 100 साल पुराना उसका इतिहास रहा है। इतने बड़े बड़े लीडर दिए, इतने बड़े इनके विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर जिन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया, ऐसी बात नहीं, कांग्रेस ने अच्छा काम भी किया अपने समय में, उसकी हम तारीफ भी करते हैं। तो ये क्यों नहीं राहुल गांधी उनके एडवाइजर्स की बात सुन पा रहे हैं? एडवाइजर से एडवाइस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये क्यों नहीं निकल पा रहे हैं उसके चक्रव्यूह से? मतलब आपका कहना है कि इनको भी सोशल मीडिया में अपना मजबूत होना चाहिए, काउंटर करना चाहिए, आपका कहना है? देखिए, आपको अगर राजनीति में जिस तरह का प्रतिनिधि होता है, आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लेन करने पे क्या जनता आपको वोट दे देगी? शिकायत करने पे क्या जनता वोट दे देगी आपको? जी, आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को साबित किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम किया है, पंजाब में अच्छा काम किया है, और राहुल गांधी को अपने आप को साबित करना पड़ेगा, कांग्रेस को फिर से साबित करना पड़ेगा अपने आप को। कई बार होता है कि आप जब बहुत बड़ी पार्टी बन जाते हैं तो वो आपकी एक परेशानी बन जाती है और आपको छवि से निकल के नई छवि बनानी होती है, जो बड़ी पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो कांग्रेस के लिए अपना एक संघर्ष उनका अपना है और हर सियासी पार्टी का अपना संघर्ष है, उसको अपनी तरीके से लड़ना है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने स्टैंडर्ड से जो उसने सेट किए उससे ही आगे निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे गोल बड़े हैं। हम अपने जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम देशवासियों को जीतने के लिए, आम आदमी की जीत के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हम देश को, अपने देश को दुनिया का सबसे उत्कृष्ट देश बना सकें। चलिए आप हमारा इस लड़ाई में साथ दीजिए और देश को आगे बढ़ाइए। चलिए, निश्चित तौर पे आपने अच्छा खासा प्रचार कर लिया। मुद्दा कुछ और था, आम आदमी पार्टी की सारी आप जो उसके गुण हैं, जो आपके द्वारा बनाए गए हैं, उन सब का प्रचार प्रसार कर लिया। सत्यप्रकाश जी, इस जो राहुल जी का जो बयान है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? बयान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है। आपको आ रही मेरी आवाज? जी आ रही। अच्छा, आपका कहना उस बयान से है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी मेरे ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दी इमेज खराब करने के, इमेज खराब करने से जा रही है। जी, इस बयान में राहुल गांधी ने गजब की बात की। जी, जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो लगभग किसी पार्टी को लीड कर रहा हो, वो अपने सामने जो अपोनेंट पार्टी है उसको ताकतवर कहने लगे। राहुल गांधी ने इसी बयान में ये भी कहा है कि हम एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति के सामने खड़े हैं जिसके सामने हमारे ऊपर पर्सनल अटैक होना लाजमी है, और उनके उस अटैक से हम कुछ सीख रहे हैं, हमने कुछ सीखा है, हम सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही है कि बीजेपी को एक बड़ी ताकतवर पार्टी कहा है। यानी कि अब कांग्रेस, मुझे लगता है कि उस तरीके से चलेगी कि भाजपा किस स्तर पर है। देखिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी कल का जो राहुल गांधी का स्पीच था इंदौर का, उसमें उन्होंने तो दो चीज फोकस की। एक तो इंदौर को ये कहा, कहीं ना कहीं लोकल इशू उठाते हुए अपनी बात कह रहे हैं वो, कि इसको हम देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाएंगे, एक बात। दूसरी चीज, उन्होंने इंदौर की स्वच्छता की भी प्रशंसा की। यानी कि अब देखिए, मिला जुला असर देखिए कि राहुल गांधी में कुछ मेच्योरिटी इस यात्रा के बाद से दिखती नजर आ रही है। जैसा कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बात कही कि ये मेरी तपस्या है, और तपस्या कभी किसी चीज के लिए नहीं होती है, किसी डिमांड के लिए नहीं होती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के अंदर जो उन्होंने 3 बातें कही है कि डर है, डर के अलावा अहिंसा है, अहिंसा के अलावा दूसरी चीज और उन्होंने कही अनएम्प्लॉयमेंट है या जो इन्फ्लेशन है, इन सब के खिलाफ मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं देश की आत्मा की आवाज को सुनूं। और एक बात और महत्वपूर्ण लगी कि सरकार अपनी विचारधारा से नहीं बल्कि कंट्री की विचारधारा से चलनी चाहिए। ये कुछ बयान कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मैच्योरिटी है
परिपक्वता बढ़ रही है। हाँ, अब अभी एक बात यहाँ चली कि मीडिया मोदी को क्यों दिखाता है। देखिए, जर्नलिज्म हो या न्यूज हो, न्यूज का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोमिनेंस। तो देश का प्रधानमंत्री प्रोमिनेंस की श्रेणी में आता है, उसका कुछ भी एक्टिविटी दिखाना मीडिया का धर्म है और दिखाना ही पड़ता है। अब बात राहुल गांधी की ये बयान से, देखिए इस बयान के कहने के पीछे यही मुझे लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जितना भी इन पर अटैक करती है, आज भी आप कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं कि खड़गे साहब को बनाने के बाद से शायद बीजेपी की अटैक पर कांग्रेस के गांधी फैमिली नहीं आएगी, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन दिखता ही नहीं है। कोई खड़गे साहब पर अटैक कर ही नहीं रहा है, अटैक अभी भी राहुल गांधी पर है। यानी कि कहीं ना कुछ एबिलिटी अपोनेंट पार्टी बीजेपी को ये दिखती है कि अगर कहीं हुजूम किसी के साथ चलेगा अपोजिशन पार्टीज में, तो वो कांग्रेस के गांधी परिवार के साथ चल सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं अपनी आपको परिपक्व दिखाने का। दूसरा, उन्होंने एक चीज और कही कि वो मेरी गुरु है बीजेपी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें कही, ऐसी जनरली वो नहीं बोलते हैं कि वो मैं गुरु है और वो मुझे सिखाते हैं कि मुझे सही दिशा में कहां जाना है, तो उससे मैं दिशा तय करता हूं। यानी कि जब आदमी दुश्मन से सीखना शुरू कर दे तो ये मान के चलिए कि वो लड़ाई में आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसी कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हो या सेंट्रल में हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर अटैक लगातार ही कर रही है। मध्य प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो उन्होंने ये प्रयास किया है यहाँ पर कि जिस रीजन में उनको बढ़त मिली वो बढ़त 2018 की बरकरार रहे। इसके लिए उन्होंने उस इलाके के लोगों को एक बार पुनः मोबिलाइज करने, यानी अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने का काम भी इन बयानों के माध्यम से किया है। जी चलिए धैर्यवर्धन जी, जब मिथुन जी कुछ कह रहे थे तो आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, उत्तर देना चाह रहे थे, वो दे दें। लेकिन साथ में हमारा एक सवाल ये भी है, राहुल जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो बड़े उद्योग घराने हैं उनके लिए तो ये बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन जो मझौले व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, जीएसटी ने उन्हें तोड़ दिया। सबसे जिस पर फोकस होना चाहिए, किसानों पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कृषि प्रधान देश है। किसानों को बिल्कुल एक अलग कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि खाद की पैदावार, खाद का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो न करके खाद मिलती नहीं, उनको समय पे नहीं मिलती है, ब्लैक में मिलती है। ये चीज़ उन्होंने बहुत पॉइंट किया इसको उन्होंने। वही मैं कह रहा हूं कि जिन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए उन बिंदुओं की हवा ना निकल जाए, वो पंक्चर ना हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी लीडर को। जैसे यूरिया की बात, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस राज में किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी, रथ जगह करने पड़ते थे, 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक लाइन में लगे रहते थे। वो हाल अभी भी है, वो हाल अभी भी है धैर्यवर्धन जी। आज ही मंदसौर तरफ चक्का जाम किया किसानों ने। बहुत सहूलियत है जी, उस तुलना में बहुत सहूलियत है जी। और नीम कोटेड यूरिया ये इसी सरकार ने किया ताकि उस यूरिया को किसानों तक पहुंचाया जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट न ले पाए। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, छोटे व्यापारियों की मदद नहीं करती है सरकार। हिंदुस्तान में ये पहली सरकार है जिसने ठेला चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले व्यक्ति को भी यहाँ 10,000 रुपए की मदद की है। बताइए इस लेवल पर किस सरकार ने छोटे व्यापारी की मदद की है, 10,000 रुपए की पूंजी उसको दे दी। आप मुझे बताइए ना, बैंकों से बहुत पर्याप्त मात्रा में कर्ज दिलवाया जा रहा है कि व्यापारी के लिए कर्ज मिल सके। और तो और जितने लोग कर्जा लेकर के भागे हैं, ये सब कांग्रेस सरकार के समय कर्जा लिया उन्होंने। उनके समय उनको अभयदान था, भागे आपके समय, आने के बाद भागे आपके समय दायरे में आए, उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनकी संपत्ति को कब्जे में लेकर के नीलाम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैंने बताया कि आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि आपके कौन से आरोप ग्राह्य होंगे और कौन से आरोपों को शरीर से नकार देगी ये जनता। लेकिन ये बात तो है कि मझौले व्यापारी जो है वो बहुत कष्ट में है। जीएसटी कम से कम 100 संशोधन कर लिया आपने, पहले उसका पूरा अध्ययन कर लेते, फिर अध्ययन करने के बाद जीएसटी लागू करते। 100 संशोधन, 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं जीएसटी में। एसपी त्रिपाठी साहब, हम सब जितने लोग बैठे हैं, हम सबको भी जिंदगी में हर रोज सीखना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है। बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ अतिरिक्त सुधार की प्रक्रिया जारी रखनी होती है। वैसे जीएसटी की व्यवस्था है, इसमें कोई नरेंद्र मोदी जी संशोधन नहीं कर रहे हैं।
वित्त मंत्री जी के साथ हिंदुस्तान भर के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान भर के सभी राजनीतिक दलों के वित्त मंत्री बैठते हैं उस बैठक में। वो तय करते हैं कि किस पर टैक्स घटाना है, किस पर बढ़ाना है, कहाँ कौन सा संशोधन करना है। वो संशोधन ऑल पार्टी मीटिंग के नुमाइंदे लेते हैं। तो ये तो बहुत शुभ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है वो सभी राज्यों के मुखियाओं से बैठकर के निर्णय कर रही है ताकि जीएसटी देखिए साहब, ये सीखना का काम घर में है, हमारे और आपके परिवार में है। देश चलाने में नीतिगत निर्णय पे सीखना नहीं होता है कि सीख रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ कि विभिन्न राजनीतिक दलों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उसमें कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के हैं खुद, वे सभी उस बैठक में बैठते हैं। उन सब की सहमति ली जाती है और आम सहमति के आधार पर या विपक्षी दलों के नेताओं की डिमांड के आधार पर भी वह निर्णय किए जाते हैं। तो ये तो हमारे संविधान में भी संशोधन होते हैं। अब कहिए कि साहब पहले बुद्धि लगा करके संविधान पूरा क्यों नहीं बनाया, उसमें संशोधन क्यों करते रहते हो। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार तमाम सारी आवश्यकताओं के अनुरूप हमें बेहतर करने के लिए कुछ कदम उठाने होते हैं। जी जी, मिथुन जी देखिए क्या होता है, एक तो इन्होंने देखिए जो उन्होंने कहा जीएसटी को खासकर उन्होंने और नोटबंदी को राहुल जी ने खासकर मुद्दे उसके उठाए। उन्होंने कहा नोटबंदी, चले नोटबंदी हो गई, लेकिन जीएसटी में तो जैसा कि वाकई में वित्तीय मामला है, संशोधन हो रहे हैं, लगातार जनता के हित के लिए संशोधन हो रहे हैं। उनका कहना है जीएसटी ने खत्म कर दिया, देश को खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया भाई? देखिए एक देश एक टैक्स वाली बात होती है। हाँ, एक देश एक टैक्स की हमने ज़रूर बात की थी। ये तो 5 टैक्स लाए थे और उसमें 100 संशोधन हो गए, मतलब 105 टैक्स इन्होंने लगाए हैं अलग अलग तरीके के। जब कांग्रेस पार्टी इसको लाई थी तो एक टैक्स की बात कही गई। 105 समझ में नहीं आया मिथुन जी। 105 इस तरीके से कि जीएसटी का जो स्वरूप है उसमें 5 तरीके के टैक्स हैं। कहीं 5% लगता है, कहीं 18% लगता है, कहीं 28% लगता है। ये तो 5 तरीके का टैक्स हो गया। उसके बाद 100 संशोधन ये लाए, जीएसटी का एक स्वरूप ये, जीएसटी का दूसरा स्वरूप ये, तीसरा ये, ऐसे करके 100 स्वरूप लाए। तो 105 तरीके का टैक्स इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करने में लगा दिया। मरम्मत की बात बहुत अच्छी कही। कोई नया मैकेनिक होता है तो वो गाड़ी सुधारने से पहले 5-6 गाड़ियां बिगाड़ता है, तो अभी 5-6 कार्यकाल मोदी सरकार सीखेगी तो अच्छे से देश को बिगाड़ेगी, उसके बाद कहीं सीख पाएंगे। बात दरअसल ये है कि हमारे विद्वान साथी ये तो बोल रहे हैं कि हम लोगों की बात सुनते हैं, विपक्ष की इज्जत करते हैं। जीएसटी काउंसिल में आपके वित्त मंत्री बैठते हैं। आज तक कभी जीएसटी काउंसिल का कोई भी फैसला आपने बहुमत से लिया है क्या? ये नोटबंदी आपने करी थी, किस पॉलिटिकल पार्टी से आपने पूछा था? किसान कानून जब आप ला रहे थे पूरा देश धरने में बैठा हुआ था, लोकसभा राज्यसभा सब जगह लोग आपके खिलाफ बैठे हुए थे, क्या उनकी बातों को आपने मान लिया था? 700 किसानों की मौत हुई, शहीद हुए, आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से उनको कुचला गया, तब जाकर के दबाव में आपने वापस लिया। उससे पहले भी आपने नहीं पूछा। एक तरफ आप बात कुछ करते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में नोटबंदी, जीएसटी और एक जो बैंकरप्सी कोड है, देश में नीति आयोग ने ये बात कही है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार जी कह चुके हैं कि इससे इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हमारी बात मत मानिए, नीति आयोग के लोगों की बात मान लिए। इस देश की जो जीडीपी है 40 सालों में सबसे नीचे गई। इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है 45 सालों में सबसे ज्यादा। साहब कब तक सीखेंगे आप? पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी आपके सीखने के चक्कर में। नहीं आता तो उन लोगों को सौंप दीजिए सत्ता जो सीखे हुए हैं, सालों से दशकों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। हाँ, एक बात और कही हमारे साथी ने कि साहब वो धीरे धीरे संशोधन होता है, सारी चीजें होती हैं, संविधान सारी चीजें होती हैं, लेकिन लोकतंत्र का एक स्वरूप होता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि विषयों और मुद्दों पर जब हम महंगाई की बात करते हैं, ये ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, ये राम मंदिर की बात करते हैं, हम बात करते हैं जनता की सुरक्षा की, ये बात करते हैं सीए एनआरसी की। तो इस तरीके से विषयों और मुद्दों पर कहां चर्चा हो पाएगी? देववर्धन शर्मा जी ने अच्छा ये इंट्रोड्यूस किया कि सब हम तो विषय। तो आज इस कार्यक्रम में बता दीजिए, ये जो राहुल गांधी की यात्रा है देश के लोगों के अंदर जो आप टूट कर रहे हैं उसके खिलाफ है, आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज का फेलियर है उसके खिलाफ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ है। इन सारी बातों में देश के विषय मुद्दे तो छुपे हूं। तो आप आज बताइए, राहुल गांधी जी ने बार बार आपसे पूछा कि हमारे समय 400 रुपए का सिलेंडर आपको महंगा लगता था, तो आज 1200 का सस्ता कैसे लग रहा है ये तो बता दीजिए साहब। हमारे समय 70 रुपए का पेट्रोल आपको महंगा लगता था, आज 110 पे आपको सस्ता कैसे लग रहा है ये तो बता दीजिए साहब। हमारे समय पर जो डीजल था 55
रुपए में आपको महंगा लगता था, आज 90 रुपए में आपको समय के सस्ता साथ कैसे चल महंगाई रहा है? बढ़ती तो जाती है सर, ना। समय के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन उसका कोई अनुपात भी तो हो। हमारे समय में भी जो सिलेंडर है 1100 रुपए का हुआ करता था, लेकिन उस समय हम सब्सिडी दिया करते थे। इस देश में आपने आह्वान किया था कि लाखों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, मैंने तो अपनी नहीं छोड़ी। मेरी सब्सिडी कैसे आपने खत्म कर दी? यदि इस देश में महंगाई बढ़ती है तो महंगाई के अनुपात में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए। मैं बचपन में समोसा 50 पैसे का खाता था, आज 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है। क्या उस अनुपात में हम सबकी इनकम बढ़ी है? नहीं बढ़ा पाए हो आप, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक फेलियर है। आपकी वित्त मंत्री जाकर के कुतर्क करती हैं, आपकी वित्त मंत्री जाकर के अमेरिका में जाकर के कहती हैं यूपीए के समय ही 50 पैसे का 5 रुपए का समोसा हो गया था साहब। तो आज यूपीए के समय हो गया था, तो यूपीए के समय 6 पे कमीशन लगा था त्रिपाठी साहब। इस देश में आज तक सबसे ज्यादा किसी की आय बढ़ी है तो 6वें वेतनमान के बाद बढ़ी है। लोगों ने लाखों की संख्या में कारें खरीद ली थी, उस अनुपात में हम लेकर के आए हैं। लेकिन आज 15 रुपए ये समोसा पहुंचा देते हैं और उसके मुकाबले लोगों की जो आय है नहीं बढ़ रही है, हमारी जो क्रय क्षमता है कम हो रही है। इसके बदले में कहा जाता है कि वो साहब वो डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो क्या इसी कंपटीशन के लिए इसी तरीके का विश्व गुरु आप बनाने आए थे देश को कि डॉलर मजबूत होता जाए और रुपया कमजोर होता जाए? इस तरीके की बातों को लेकर के आपको जवाब देना होगा कि सरकारी नौकरी की एक बड़ी श्रृंखला कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा का पूरा गरीबी से निकाल के मिडिल क्लास का वर्ग निकाला था। आज उस व्यक्ति में ये एक सर्वे आया कि 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की आस छोड़ दी है, उम्मीद छोड़ दी है। तो ये उम्मीद तक आप तोड़ देंगे तो क्या देश विभिन्न घटकों में नहीं टूट रहा? और उस समय यदि देश को जोड़ने की कोई यात्रा होती है तो क्यों आप उसका विरोध करते हैं? आज भी आपके सवाल, विरोध कहां कर रहे हैं? आज भी आपके सवालों का जो मूल केंद्र है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी सत्ता में है ही नहीं, सत्ता में आप हैं। आप बताइए कि इन सब विषयों और मुद्दों पर आपकी सरकार फेल क्यों है और आप क्यों उस देश को जो है सही शासन और राहत, महंगाई और यात्रा का बेरोजगारी विरोध पर तो कहीं किसी का बयान ही नहीं आया है बड़े नेता का, बीजेपी का, कि यात्रा का विरोध कर रहे हो। वो ये जरूर कह रहे हैं कि जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत मंत्री राहुल कोठारी जी ने जब इस यात्रा का प्रवेश होना था उसमें कहा था कि राहुल गांधी जी की ये यात्रा हम लोग नहीं होने देंगे। तो ये विरोध नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बार बार इस तरीके की बातें कही, राहुल गांधी जी की छवि को मलाइन करने का इन लोगों ने काम किया है। तो यदि आप राहुल गांधी जी का विरोध नहीं करते तो पूरे देश की सत्ता आपके पास है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। राहुल गांधी जी आपके लिए विषय क्यों है? राहुल गांधी जी का माला जपे बिना आपका दिन क्यों नहीं निकलता? इस बात का जवाब आप दीजिए। क्योंकि विपक्ष के वो लीडिंग लीडर है, इस कारण। लोकतंत्र में त्रिपाठी साहब अंतिम बात कहूंगा, लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सवाल पूछने का, सरकार का काम होता है काम करने और जवाब देने का। ये जब विपक्ष में थे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल पूछते थे, मनमोहन सिंह से पूछते थे, इनकी जिम्मेदारी थी। आज क्यों पूछ रहे हैं? आज तो सवाल आपसे पूछे जाने चाहिए, जवाब आपको देना है। चलिए जवाब आ रहे थे कि साहब धैर्यवर्धन जी कुछ कहना चाहते। धैर्यवर्धन जी, देखिए, राज्य सरकारों का बेहतर प्रदर्शन लोकसभा के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। मैं तो केवल एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वहां भी सांसद के चुनाव में इनके प्रतिनिधियों का, उम्मीदवारों का सुपड़ा साहब क्यों हो जाता है? क्योंकि वो विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में क्यों मध्य प्रदेश में ले लेकर के एक नकुलनाथ सांसद हैं, दूसरे राज्यों में चले जाइए आप, गलत जानकारी। सांसदों की संख्या लगातार घटती जा रही है। वो राज्यसभा कारण ये तो है, इन्होंने ये तो नहीं कहा लोकसभा के सांसद मुद्दों को हवा देते हैं। और आपने पिछली अभी चर्चा में कहा एनआरसी, सीए, राम मंदिर, कोई बात नहीं। देखिए मिथुन भैया, हम आपकी खुशी के लिए राम मंदिर पर आगे नहीं बढ़ते, हम आप नहीं बढ़े, कोर्ट बढ़ी है, उसका श्रेय भी आप ले रहे हैं। जनता के हित के लिए काम करते हैं। हम सीए, एनआरसी कांग्रेस की प्रसन्नता के लिए हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, कुटुंबकम के लिए लाते हैं। करोड़ों लोगों की चिंताओं को भांपकर ये कदम उठाते हैं। जी जी बोलिए धैर्यवर्धन जी। धैर्यवर्धन जी बोलिए। हम नब्ज समझते हैं जनता को, जब जिन चीजों की आवश्यकता है, जहां जनता के हित जुड़े हुए, हम उन हितैषी मुद्दों पर काम करते हैं, लगातार काम करते रहेंगे। किसी मोर्चे पर हो सकता है कांग्रेस की अपेक्षा के अनुरूप हमारा प्रदर्शन 19-20 हो, परंतु ये जो आरोप है, ये अगर निश्चल होकर के आरोप लगाए जाएंगे तो आरोपों का असर होगा। कोरोना काल में किस देश की जीडीपी नहीं खिसकी? कोरोना काल में पूरी दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश, अमेरिका, यूरोप के देश तमाम, वे सब के सब ध्वंस हो गए। और आप भारत की उस समय की गिरावट को क्या मोदी सरकार के फेलियर के नाम पर दर्शाना चाहते हैं? ये कौन बर्दाश्त करेगा? आपके आरोप में पाप है, आपकी मंशा में अनैतिकता है,
इसलिए आपके नेता की बात पर भी लोग भरोसा नहीं करते और आपकी बातों पर भी लोग भरोसा नहीं करते। चलिए, भरोसा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मिथुन जी बहुत संक्षेप में, फिर हम तकी साहब के पास केवल जाएंगे। संक्षेप में आपसे यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि कोविड काल में साहब गिरावट आ गई, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी, कोविड काल के पहले उनसे प्याज पे प्रश्न पूछे जाते थे, कहती मैं प्याज नहीं खाती हूँ। गाड़ियां क्यों नहीं खरीद रहे लोग, वो साहब उला उबेर हो गए। बिस्किट का पैकेट खरीदने तक लोगों के लिए मुहाल हो गया था। इस अर्थव्यवस्था को गिराने का काम आपने कोविड काल के पहले किया। और ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका की अगर अर्थव्यवस्था गिर गई तो अमेरिकी डॉलर तो मजबूत हो गया लेकिन रुपया कमजोर हो गया? इस सवालों का आपको तर्कों के साथ और स्टडी के साथ, डेटा के साथ जवाब देना चाहिए। आपके झूठ अब नहीं चलेंगे, जनता आपके छल को समझ चुकी है। चलिए त्रिपाठी साहब, यदि आप इजाजत दे दें। जी जी, जनता कब समझेगी कब नहीं समझेगी वो अलग बात है। तकी साहब, तकी साहब मेरी आवाज आ रही? आपके पास जी, जीएसटी हो गई, किसान हो गए, खाद हो गई, ये सारे मुद्दे तो खैर आपके कांग्रेस के समय भी थे, बीजेपी के समय भी है। लेकिन राहुल जी की इस यात्रा से निश्चित उन्होंने कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, और तपस्या किसी के लिए नहीं की जाती, तपस्या की जाती है। ये बहुत बड़ा शब्द उन्होंने कहा। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर भारतवासी, हर 137 करोड़ भारतवासी, हर व्यक्ति अपनी जगह पे अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है, घर से बाहर निकले, उसको रोजी मिले, अपना घर चलाए। इतनी महंगाई बढ़ गई है, आमदनी घट गई है, लोग लगातार, आपने देखा खबरों में आ रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। लोग कर्ज में दबे हुए हैं, परिवार चला नहीं पा रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है कि तेल में सब्जी खाएं, वो पानी में सब्जी पका खा रहे हैं, बिस्कुट लेने के लोगों को पैसे नहीं है। कुछ हिस्से में पैसा बढ़ रहा है, जो कुछ हिस्सा जो बहुत परसेंटेज में कम है। भारत के अंदर 90% आबादी जो है वो 10,000 रुपए से कम कमा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी पैसा बढ़ा है, वो पैसा बढ़ा है एक विशेष वर्ग के पास, कुछ लोगों के पास, लेकिन वो पैसा जो है वो 137 करोड़ आबादी के पास नहीं बढ़ा है। एक बहुत बड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है मनी का हुआ है, जिसमें गरीब और गरीब हुआ है और अमीर हुआ। आप बताइए, नोटबंदी के बाद कौन सा ऐसा अमीर था जो गरीब हुआ है? जो और बहुत करोड़पति लोग थे, अरबपति लोग थे, वो और पैसे में बढ़ गए, और जो गरीब तबका था वो और गरीब हो गया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मजदूर लगे हुए थे, दिहाड़ी पे काम करते थे, वो दिहाड़ी पे उनको उनकी नौकरियां छूट गई। वो स्किल वर्कर थे, उनको अपने ठेले लगाने पड़े, पटरी पे लेके बैठे, ई रिक्शा खरीदे, और सरकार ने कह दिया कि अब पकौड़ा तलने को, भीख मांगने को भी रोजगार में ले लेते हैं, और उन्होंने इस तरह से रोजगार के आंकड़े बढ़ा दिए। आप देखिए, बीजेपी अभी जीएसटी की बात हो रही थी, जीएसटी कर रहे हैं। असल में ये लोग कुएं के मेढक हैं। जिस मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ये कहानी है मेरे पापा सबसे बड़े, मेरे पापा सबसे बड़े। एक जंगल था, एक जंगल में कुआं था, वहां मेढक रहते थे, मेढकी का परिवार था, मेढक का। तो वहां जब बारिश हो, जब वहां पे मेढक जो है रोज अपने बच्चों से कहता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जानवर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, और उनकी पत्नी भी कहती, तो बच्चे ताली हो जाते थे, पापा सबसे बड़े, पापा सबसे बड़े, पापा सबसे बड़े। फिर एक दिन जंगल में बारिश हुई तो कुएं का पानी ऊपर बढ़ गया, मेढक के बच्चे बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो उन्होंने हाथी देखा, गेंडा देखा, हिप्पोपोटामस देखा, कहना ये सब तो पापा से बहुत बड़े। पापा कहते वो सबसे बड़े। फिर पानी नीचे गया तो पापा के पास गए कि पापा आप तो कहते हैं आप दुनिया के सबसे बड़े जानवर है, यहाँ तो दरियाई घोड़ा भी है, यहाँ तो गेंडा भी है, यहाँ तो जिराफ भी है, लेकिन वो सब वो जो है हम आपसे बहुत बड़े। अच्छा, उनसे बहुत बड़े, केजरीवाल जी को समझना चाहिए। सुन तो लीजिए आप, केजरीवाल जी को समझाइए। तो वो ये पापा सबसे बड़े, पापा सबसे बड़े। ये अगर आप देखिए, कोरोना की बात कर रहे थे, और देशों में कोरोना के दौरान जीडीपी नीचे गिरी। किस देश के पीएम ने जनता से भीख मांगी? जिन्होंने जनता से पैसे मांगे कि पीएम रिलीफ फंड ने पैसे दिए, पीएम रिलीफ फंड ने पैसे दिए, और पीएम रिलीफ फंड का पैसा क्या जानकारी नहीं दे पा रही है। पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्चा हुआ? मैं भी मास्टर्स हूँ, एमबीए में हूँ, मेरे बहुत सारे क्रॉस द वर्ल्ड दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में काम करते हैं, अच्छी पदों पे। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ सरकार ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने फंडिंग करी, लोगों को पैसा दिया रोजगार खोलने के लिए, या अपना दुकान खोलिए, आप अपनी रोजगार बढ़ाइए, हम सरकार पैसा देगी। सरकार ने पैसा दिया कि इकोनॉमी, सरकार ने जनता को पैसा दिया कि जनता पैसा मिलेगा, जनता इकोनॉमी में खर्चा करे, इकोनॉमी बढ़ेगी। मतलब तकी साहब, कांग्रेस ज्यादा अच्छा काम कर रही थी, यूपीए सरकार, बीजेपी नहीं कर रही। देखिए सर, कांग्रेस ने बेशक अच्छा काम किया, मैं नहीं कहूंगा बहुत खराब काम किया। कांग्रेस ने बीजेपी से अच्छा काम किया। केजरीवाल जी खुद कुएं के मेढक हैं। मोदी जी को बनारस गए थे, अपना सब मुंह लेकर के लौटे। कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही, और कांग्रेस ने गरीब लोगों के लिए काम अच्छा नहीं किया। जैसे महंगाई बहुत ज्यादा थी कांग्रेस जमाने में, बिजली बहुत महंगी थी, दिल्ली में
पानी के लिए टैंकर आते थे, माफिया तंत्र वहां भी था। तो बीजेपी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो काम नहीं कर पाई, तो उसे करना चाहिए, तो उसकी मजबूरी थी। बीजेपी कर गई ना, बीजेपी कर गई। देखिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार रही पिछले 10 साल से लगातार। आपने राजीव गांधी के पास देश के अंदर कोई पूर्ण बहुमत की सरकार देखी है जी? क्या कोई सरकार के पास इतनी शक्ति थी जो बीजेपी के पास है कि वो जो 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दे रहे हैं? आज लकी डेट में लखनऊ से कानपुर का किराया कम है और प्लेटफॉर्म टिकट ज्यादा महंगा है। आपने देखा पिछली सरकारों में 1 रुपये टिकट पड़ता था, रेलवे का प्रदर्शन होने लगता था साफ सड़कों के ऊपर, लोग उतर जाते, रेलवे जाम कर देते थे। आज किसी की हिम्मत है कि रेल जाम करे? सीआरपीएफ पुलिस लगा के दमन करने लगते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं, लाठियां चलाने लगते हैं। बच्चे जो रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं उनको तक तो छोड़ते हैं, उनका सर फोड़ देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो इनकी तो दमन ये सब आप पार्टी आ जाएगी तो सबको रोजगार मिल जाएगा, हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। देखिए आम आदमी पार्टी ये समझती है कि हमें जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही करना है। हमारे देश के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत समझदार हैं, वो चाहते हैं कि उनका घर तरक्की करे, उनके बच्चे पढ़े। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। वो एक समय भूखा रहता है लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहता है। जी जी। लेकिन हमारे स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है जो गरीबों के लिए बहुत ही जर्जर है। हमारे यहाँ जो अस्पताल है जो गरीबों के लिए है बहुत खराब स्थिति में। हमारे लिए जो ट्रेनें चल रही है गरीबों के लिए बहुत खराब स्थिति में। तो जहाँ 90% जनता देश की वो 10,000 रुपए महीने से कम कमा रही है और बहुत कम लोग जो ज्यादा कमा पा रहे हैं, तो हमें अर्थव्यवस्था उन लोगों के लिए बनानी जो 90% लोगों में 10,000 से कम कमा रहे हैं। जी अर्थव्यवस्था उनके लिए नहीं कमानी, उन 1% लोगों के लिए, तकी साहब जो 1 लाख रुपए महीने ज्यादा कमा रहे हैं। चलिए हमारे साथ अग्निहोत्री जी और सत्यवर्धन कुछ कहना चाह रहे थे। धैर्यवर्धन जी बहुत संक्षेप में आप बता दीजिए ताकि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी खुद कुएं के मेढक हैं। वो मोदी जी को कोसते हुए बनारस गए थे और अपना समूह लेकर के लौटे। ये सबको कुएं का मेढक बता रहे हैं विद्वान प्रवक्ता। दूसरी बात ये खुद परजीवी है। ये एकमात्र राजनीतिक दल है जो पैरासाइट है। ये कांग्रेस की छाती पर खड़ा होता है। फोटो छपी है दिल्ली के स्कूलों की, न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपी है कोरोना के दौरान एसपी विलासों की। अब आप देखिए इंटरनेशनल में क्या इवेंट बनाए। चले तकी साहब आपको हम समय दे देंगे, उनकी बात आ जाए। तकी साहब आपको समय दे देंगे बहुत संक्षेप में। धैर्यवर्धन जी एक लाइन में जी। जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये पैरासाइट है, ये परजीवी है। कांग्रेस पार्टी जब मर जाती है जिस राज्य में उसकी डेड बॉडी पर पनपती है आम आदमी पार्टी। आप किसी भी राज्य का उदाहरण देख लीजिए। चलिए गुजरात में मर रही है मतलब इनको ज्ञान कम है थोड़ा सा। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की, पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की, वहां आदमी पार्टी आई है। ये थोड़े से भाई साहब पढ़ लेके आया करिए, ऐसे ही डिबेट में ना उठा के लाया करिए। चलिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सरकार में थे वहाँ पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की थी क्या सरकार? बताइए कांग्रेस की सरकार को निपटा के आप आए। लगातार दिल्ली में सरकार थी। चलिए उनका कहना है जहां भाजपा की सरकार है वहां आप नहीं आ पाते, कांग्रेस की सरकार को तोड़ते हैं। दिल्ली में सरकार तो अग्निहोत्री जी आप लोगों ने हर्षवर्धन जी को बधाइयां दे दी थी। चलिए एक मिनट सुनिए अग्निहोत्री जी की टिप्पणी आ रही। तकी साहब अग्निहोत्री जी ये आज के जो भी राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह 11 दिन की जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा रही माने अभी चल रही है, उससे कितना असर पड़ेगा 2023? मुझे लगता है कि जिस पट्टी में राहुल जी की यात्रा चल रही है जी वहाँ अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं कांग्रेस के लिए जी, लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव आना मध्य प्रदेश के लिए कम से कम जी अभी 11 महीने के आसपास का समय बाकी है। तो तब तक ये जो माहौल है वो कायम रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहा नहीं जा सकता जी। और एक बात मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी जो कह रहे थे थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन वो चूँकि उनको जाना था। जो अर्थव्यवस्था की बात होती है कि अर्थव्यवस्था रसातल में चली जा रही है त्रिपाठी जी, लेकिन देखिए 2012-2013 में भारत की स्थिति क्या थी पूरे विश्व में? 11वें नंबर पर था जी। और आज विश्व में क्या स्थिति है? दुनिया में 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था है। और ये भी प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है IMF की तरफ से कि 2032 तक आते आते तीसरी अर्थव्यवस्था होगी 2032। तो जिस तरह से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई का जो मापदंड है वो 4 ± 2 होता है।
मतलब 4 जो उनका सूचकांक है उसमें 2 प्लस और 2 माइनस, उससे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। इस समय हमारी 6 पॉइंट समथिंग है। तो महंगाई के भी जो सूचकांक हैं वो भी अभी नियंत्रण में नज़र आते हैं। मतलब वो उनको जाना था, इसलिए मैं उस बीच में बोल नहीं पाया। लेकिन जो राहुल गांधी जी की लेकिन अग्निहोत्री सूचकांक पे ना जा करके अगर सीधे अगर धरातल पे जाए तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कब नहीं रही त्रिपाठी जी? आप बताइए कि जब मतलब आज से 50 साल पहले भी बातें जो है वो अखबारों में महंगाई की और बेरोजगारी की नहीं होती थी तो किस बात की बातें होती थी? कब 1970-71 में एक फिल्म बनी थी रोटी कपड़ा और मकान तब वो गाना था कि महंगाई मार गई। तो महंगाई और बेरोजगारी दोनों ऐसे विषय हैं विकासशील देशों में जो हमेशा से रहे हैं और अभी रहेंगे। जब तक आप विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ जाते तब तक ये सारे, और महंगाई विकसित देशों में नहीं है क्या? इस समय अमेरिका जो है रिसेशन की ओर जा रहा है बहुत तेज़ी से, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं आर्थिक जगत में 2023 की शुरुआत में अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा। किस तरह से लोगों की छटनियाँ हो रही हैं इन सारे विकसित देशों में, तो हालात वहाँ भी कोई बहुत अच्छे नहीं। तो उसकी तुलना में देखा जाए तो भारत के हालात, आर्थिक हालात ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर अभी रिसेशन की कोई स्थिति नहीं है, छटनी की कोई स्थिति नहीं है। और आप देखिए जो आईफोन 14 का जो यहाँ पे फैक्ट्री आ रही है तमिलनाडु में, वहाँ अभी बहुत ज़्यादा रोजगार जो है वो मिलने वाला है लोगों को। उनको तलाश है आईटी सेक्टर में। तो बहुत सारे प्राइवेट फैक्ट्रियों में हुई है, वो कोविड के टाइम में हुई, लेकिन इस समय जो पूरे दुनिया की स्थिति में अभी यदि आप देखें तो भारत में छटनी उस स्थिति में नहीं है जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में जो स्थिति है उससे बेटर स्थिति है। सत्यप्रकाश जी, जब भी यात्रा हुई है किसी भी दल के नेताओं की या पार्टी की ओर से, फायदा निश्चित तौर पे चुनाव में हुआ है। क्या आपको लगता है ये यात्रा भी, खासकर ये मालवा और निवाड़ जो क्षेत्र है जहां यात्रा गुजरी, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और है भी, क्या फायदा होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल जी। देखिए त्रिपाठी जी, एक चीज बताएं, यात्रा कहीं भी किसी राज्य में या देशव्यापी हमेशा उस पॉलिटिकल आउटफिट या पर्सनल लीडर को हमेशा फायदा ही हुआ, नुकसान इसका कभी नहीं देखा गया जी। चाहे वो सोशल इवेंट रहा हो या पॉलिटिकल। लेकिन मैं यहाँ जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि मालवा देखिए, ना केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल आउटफिट है जी, आरएसएस, उसका मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है जी। और वहां पर पिछले बार बीजेपी ने मालवा में तो ठीक परफॉर्म किया, लेकिन जो निमाड़ का एरिया है जहां पर ट्राइबल सीट ज्यादा है, यानी एससी रिजर्व सीट ज्यादा है, वहां बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो ये कांग्रेस के लिए अगर ट्राइबल का जो वोट है वो दोबारा 2023 की तरफ लाने में ये यात्रा सफल होती है तो माना जाएगा कि कांग्रेस के लिए बड़ा गेन होगा। लेकिन ये भी बात पक्की है, राहुल गांधी की जो मालवा में यात्रा है, भले ही कुछ पॉलिटिकल रीजन रहे हो या सिर्फ लोगों के काम रहे हो, जहां पाकिस्तान के ऐसे नारे लगे या फिर दूसरे मोदी के नारे राहुल की रैली में लगे, वो एक दूसरे मामले हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी यह इंगित करते हैं कि वो यात्रा सक्सेसफुल दिख रही है। और अगर उस यात्रा ने जो मालवा का रीजन है, इंदौर उज्जैन वाला जो क्षेत्र है, इस पर अटैक किया तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की रीढ़ की हड्डी पर अटैक होगा, क्योंकि उस रीजन में 66 सीट आती है और 66 में अगर 35 कांग्रेस ने और रिमेनिंग शायद भाजपा ने जीती थी वहां पर। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस दोबारा वहां पर अच्छा करती है तो ये कांग्रेस के लिए लाभ का सौदा हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदू, चाहे वो ओंकारेश्वर हो, चाहे वो वहां उनका कल जाना हो परसों महाकालेश्वर, तो ये सब चीजें क्या दिखाती है, उनका वेशभूषा, उनका तौर तरीका, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस को ले जाती हुई नजर दिखती है। आपने देखा होगा कि अभी तक केरला से लेकर जितने भी साउथ या महाराष्ट्र से निकलती हुई ये जो रैली आई है उसमें आपने इतना रूप उनका नहीं देखा। लेकिन हिंदी लैंड में चूंकि क्या होता है कि इस आइडियोलॉजी का, यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व आजकल जिसको कह रहे हैं, उसका प्रभाव बड़ा अधिक पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको मालवा रीजन और ट्राइबल वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन रीजन में राहुल गांधी की पैदल यात्रा
कराकर संदेश तो यही दिया है कि कहीं ना कहीं ये विजन कांग्रेस के लिए एक फायदे का स्टेप हो सकता है। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत अच्छी टिप्पणी आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी आपका, अग्निहोत्री जी आपका, तकी साहब आपका, धैर्यवर्धन जी आपका, और मिथुन जी अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के तमाम हमलों के बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आगे लेकर जा रहे हैं। करीब 10 दिन बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को चलते हुए 3 महीने पूरे हो जाएंगे। राहुल गांधी ने इस दौरान काफ़ी कुछ अनुभव किया है, जिसे वह सबसे साझा भी कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के हर एक वार पर पलटवार करते हुए लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सच के लिए है, जिसे छुपाया नहीं जा सकता, और उनके साथ सच है जो उन्हें शक्ति दे रहा है। खैर, राहुल का जो मिशन है वह पूरा होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त देश और प्रदेश का सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है, जो जल्द नीचे आने वाला नहीं है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।